नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लॉ एंड बैंकिंग विद राकेश में। आज का टॉपिक है IBPS लॉ स्पेशलिस्ट ऑफिसर 8, जिसके अंतर्गत प्रोफेशनल नॉलेज मेन एग्जामिनेशन के लिए 60 MCQ है, जो कि हिंदी में है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रोफेशनल नॉलेज ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन 27/1/2019 को होने वाली है, जिसके अंतर्गत 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 और मैक्सिमम मार्क्स आप 60 ला सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश और हिंदी रहने वाली है। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अर्थात विषय। प्रश्न 1 है, किस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ओवरसीज प्रिंसिपल को भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए आवश्यक अधिकार प्राप्त करने चाहिए? तो इसका उत्तर होगा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम PSS एक्ट 2007। प्रश्न 2 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार जिला फोरम का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। इसका उत्तर होगा 35। प्रश्न 3 है, कौन सा अधिनियम विशेष रूप से गैर निष्पादित संपत्ति NPA पर चर्चा करने के लिए बनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा सरफासी अधिनियम 2002। प्रश्न 4 है, यदि सूचना का संबंध मानव अधिकार के उल्लंघन से हो तो कितने दिन के भीतर सूचना मिलेगी? तो इसका उत्तर होगा 45 दिन। प्रश्न 5 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या केंद्र सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मांग पर वाहक को देय होने वाले किसी भी प्रोमिसरी नोट, हुंडी या एक्सचेंज के बिल को आकर्षित करने, स्वीकार करने, बनाने या जारी करने के लिए निषिद्ध है? इसका उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 31(1). प्रश्न 6 है, पुलिस अन्वेषण के लिए किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति अधिकतम कितनी दिनों की है? तो इसका उत्तर होगा 90 दिनों की। प्रश्न 7 है, कैविएट डैश दिनों के अवसान के पश्चात प्रवृत्ति नहीं रहेगा? तो इसका उत्तर होगा 90 दिन। प्रश्न 8 है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1930 में। प्रश्न 9 है, NCLAT का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के अंतर्गत किया गया था। NCLAT में ए का क्या अर्थ है? यहाँ पे गलत है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT। प्रश्न 10 है, किस अधिनियम के अंतर्गत NBFC की स्थापना हुई थी? तो इसका उत्तर होगा कंपनी अधिनियम 1956। प्रश्न 11 है, कंपनी के उपार्जन या लाभ का वह भाग जो शेयर धारकों को दिया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा डिविडेंड। प्रश्न 12 है, PACS डैश के दायरे से बाहर है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं है। तो इसका उत्तर होगा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। प्रश्न 13 है, बैंकों द्वारा शाखाओं का उद्घाटन प्रावधानों द्वारा शासित है? इसका उत्तर होगा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 23। प्रश्न 14 है, प्रोबेट क्या है? तो इसका उत्तर होगा एक मृतक की संपत्ति के निपटान के लिए एक अदालत द्वारा प्रमाणित वसीयतनामा। प्रश्न 15 है, 10 साल या उससे अधिक के लिए संचालित नहीं किए गए लेखों को भारतीय रिजर्व बैंक को डैश के रूप में सूचित किया जाना होता है? इसका उत्तर होगा बिना दावे का लेखा। प्रश्न 16 है, एक वादे के प्रदर्शन या एक ऋण के भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में वस्तुओं के उपनिधान को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा जमानत। प्रश्न 17 है, लोकपाल के कार्यालय की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा बैंकिंग सेवाओं में कुछ कमियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करना। प्रश्न 18 है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार बचत या चालू में संयुक्त खाता अधिकतम डैश व्यक्तियों के साथ खोला जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा 3। प्रश्न 19 है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 42 के पास CRR को डैश के बीच रखने की शक्ति है? तो इसका उत्तर होगा 3% से 15% तक।
प्रश्न 20 है, आपकी शाखा का एक साझेदारी चालू खाता चला रहा है और फर्म के भागीदार के नाम पर एक कुर्की आदेश प्राप्त होता है, तो यह इसका उत्तर होगा फर्म के खाते पर लागू नहीं होगा। प्रश्न 21 है, विज्ञान, संस्कृति या धर्म के प्रचार के लिए गठित एक समाज में कम से कम डैश सदस्य होने चाहिए, तो इसका उत्तर होगा 7 सदस्य। प्रश्न 22 है, प्राकर्म लिखित अधिनियम 1881 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक चेक के लिए आवश्यक है, तो इसका उत्तर होगा चेक एक निर्दिष्ट व्यक्ति को दे होना चाहिए। प्रश्न 23 है, एक कंपनी के शेयर धारक कंपनी के डैश होते हैं, इसका उत्तर होगा मालिक। प्रश्न 24 है, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 18 के तहत एक भागीदारी फर्म का डैश होता है, इसका उत्तर होगा एजेंट। एक भागीदारी फर्म का एजेंट होता है। प्रश्न 25 है, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, इसका उत्तर होगा लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। प्रश्न 26 है, संविधान का अनुच्छेद 29 संरक्षण प्रदान करता है, इसका उत्तर होगा ऐसे नागरिकों को जो भिन्न संस्कृति, भाषा एवं लिपियों को संजोकर रखते हैं। प्रश्न 27 है, पर्यावरण के व्यवहार नियम अनुसूची 7 के किस सूची में वर्णित है, तो इसका उत्तर होगा 13 सूची 2। प्रश्न 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा दंड दंगा के अपराध के लिए संहिता में वर्णित है, तो इसका उत्तर होगा 1 माह तक का कारावास या 100 रुपए तक के जुर्माना या दोनों से। प्रश्न 29 है, महबूब शाह बनाम किम एम्पेयर एक प्रमुख वाद है, इसका उत्तर होगा सामान्य आशय पर। प्रश्न 30 है, वाजी का सिद्धांत लागू होता है, इसका उत्तर होगा धारा 32। प्रश्न 31 है, साधारण संविदा के लिए परिसीमा अवधि है, इसका उत्तर होगा 3 वर्ष। प्रश्न 32 है, भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में संविदा लिखित होना वांछित है, इसका उत्तर होगा धारा 4। प्रश्न 33 है, पंचायत को संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, तो इसका उत्तर होगा 243I। प्रश्न 34 है, भागीदारी अधिनियम 1932 के अनुसार एक फर्म में अधिकतम भागीदारों की संख्या डैश हो सकती है, तो इसका उत्तर होगा 20 और 10 बैंकिंग कारोबार के लिए। प्रश्न 35 है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में न्यूनतम और अधिकतम शेयर धारकों की संख्या डैश हो सकती है, इसका उत्तर होगा 2 और 50। प्रश्न 36 है, यदि सोसाइटी के नियमों में कोई भी परिवर्तन आता है तो इस परिवर्तन के बारे में सोसाइटियों के रजिस्ट्रार को डैश के भीतर सूचित किया जाना चाहिए, इसका उत्तर होगा 30 दिनों में। प्रश्न 37 है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के निर्देशकों की न्यूनतम संख्या डैश होती है, इसका उत्तर होगा 3। प्रश्न 38 है, दस्तावेज प्रारूप जिस पर कंपनी रजिस्ट्रार के साथ प्रभाव फाइल किया जाता है, इसका उत्तर होगा फॉर्म नंबर 8 और 13। प्रश्न 39 है, धन शोधन अपराध के तहत डैश दंड है, इसका उत्तर होगा 5 लाख रुपए तक दंड और 10 वर्ष तक के लिए गंभीर कारावास। प्रश्न 40 है, दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी डैश द्वारा वहन करी जाती है, तो इसका उत्तर होगा या तो बैंक या उधारकर्ता के द्वारा। प्रश्न 41 है, संविदा भंग होने पर हुई क्षति की पूर्ति की भरपाई की जाती है, इसका उत्तर होगा परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति द्वारा। प्रश्न 42 है, आवास वित्त का अधिकतम चुकौती अवधि डैश है, इसका उत्तर होगा 20 वर्ष तक। प्रश्न 43 है, दस्तावेज शब्द डैश के तहत परिभाषित किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के तहत। प्रश्न 44 है, एक असंतुष्ट व्यक्ति डैश की अवधि के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण अधिनियम के तहत बैंक की कार्रवाई के खिलाफ अपील कर सकता है, तो इसका उत्तर होगा 45 दिन की अवधि के अंतर्गत। प्रश्न 45 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 76 किस दोष को माफी प्रदान करती है, तो इसका उत्तर होगा केवल तथ्यों की गलतियों को। प्रश्न 46 है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का प्रयोग, इसका उत्तर होगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। प्रश्न 47 है, किस अधिनियम के तहत बैंकों को अपने ग्राहकों के खाते की गोपनीयता बनाए रखने और उनके मामलों को खुलासा नहीं करना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा बैंकिंग कंपनी
अधिग्रहण एवं उपकरणों का हस्तांतरण अधिनियम। प्रश्न 48 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन राज्य में अधिकतम समय के लिए वैध रहता है। इसका उत्तर होगा 3 माह के लिए। प्रश्न 39 है, एक प्रतिवादी को अपना लिखित कथन न्यायालय में जिस समय सीमा में देना होता है वह है। इसका उत्तर होगा समन की तामील से 30 दिन के भीतर। प्रश्न 50 है, न्यायालय ने वादी को वाद पत्र में संशोधन की अनुमति प्रदान कर दी, किंतु संशोधन के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया। वादी को संशोधन कितने समय में कर देना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा 14 दिन के अंदर। प्रश्न 51 है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत द्वितीय अपील कहाँ दायर की जाएगी? तो इसका उत्तर होगा उच्च न्यायालय में। प्रश्न 52 है, बंधक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका उत्तर होगा बंधक में स्वामित्व का हस्तांतरण होता है, यह बात सत्य नहीं है। प्रश्न 53 है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर होगा डी, संपत्ति का ऐसा अंतरण भी किया जा सकता है जहां अंतरणकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही परिवर्तन होगा। प्रश्न 54 है, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसका उत्तर होगा बी और सी दोनों, अर्थात उच्च न्यायालय के समक्ष, सत्र न्यायालय के समक्ष। प्रश्न 55 है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन एक अभियुक्त व्यक्ति स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा धारा 315। प्रश्न 56 है, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो उसका संज्ञान करने के लिए परिसीमा काल होगा। इसका उत्तर होगा 6 माह। प्रश्न 57 है, एक व्यक्ति की अधिकतम आयु सीमा जो राज्य आयोग में सदस्य हो सकती है। इसका उत्तर होगा 65। प्रश्न 58 है, किसी व्यक्ति की अधिकतम आयु सीमा जो राष्ट्रीय आयोग में सदस्य हो सकती है। इसका उत्तर होगा 70। प्रश्न 59 है, सूचना न देने पर प्रत्येक दिन का कितना दंड होगा? तो इसका उत्तर होगा 250 से 25,000 तक। सूचना का अधिकार अधिनियम से यह प्रश्न है। प्रश्न 60 है, सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा 10 रुपए। इस तरह आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूं आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो जुड़े रहें लॉ एंड बैंकिंग विथ राकेश के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।